चैप्टर नंबर 9 देखते हैं असर्शंस का मीनिंग देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन से मैनेजमेंट के द्वारा एक्सप्लिसिट हो सकता है या तो अदरवाइज हो सकता है, जो कि एम्बोर्ड किया जाता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये यूज किया जाता है ऑडिटर के द्वारा कंसिडर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोटेंशियल मस्ट स्टेटमेंट्स जो कि अकड़ हो सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट के कैप्शंस क्या क्या होते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बैलेंस के अंदर। अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। बैलेंस शीट के कैप्शंस क्या होते हैं एसेट लायबिलिटीज एंड इक्विटी बैलेंस के लिए। एग्जिस्ट एंड कंप्लीटनेस, कट ऑफ वैल्यूएशन, राइट्स एंड एप्लीकेशंस, प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर्स। कंपनी एक्स जो है उसके बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग दिख रही है, कैरिंग अमाउंट है 50 लाख रुपए की, तो ऑडिटर अज्यूम करता है कि जो मैनेजमेंट है उसने क्लेम किया गया है, असर्ट किया गया है कि जो बिल्डिंग रिकग्नाइज की गई है इन द बैलेंस शीट वो एग्जिस्ट कर रही है एज एट द पीरियड एंड। मतलब एग्जिस्टेंट असर्शंस आ गए यहाँ पर। कंपनी एक्स जो है वो ओन कर रही है एंड कंट्रोल कर रही है सच बिल्डिंग को, मतलब राइट एंड ऑब्लिगेशंस का असर्शन आ गया। बिल्डिंग जो है वो वैल्यूड की जाती है एक्यूरेटली इन अकॉर्डेंस विद द मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, यानी वैल्यूएशंस का असर्शन आ गया। सारी बिल्डिंग्स ओन एंड कंट्रोल की गई है कंपनी एक्स के द्वारा, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है जो कैरिंग अमाउंट है वो 50 लाख रुपए की है। उसके अंदर ही सारी बिल्डिंग्स ओन की गई है एंड कंट्रोल की गई है, ये 50 लाख के अंदर ही कंपनी एक्स के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीटनेस असर्शन बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट कैप्शंस, कंपैरिजंस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस। अकरेंस, ट्रांजेक्शन्स रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अकर्ड किया गया है एंड रिलेट करता है वो एंटिटीज़ को। एग्जाम्पल दिया गया है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एंड सेल्स से समझाया गया है इसको। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस जो है वो इनकर्ड किया जाता है ड्यूरिंग द पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ द पर्सनल्स जो कि एम्प्लॉयड किए गए हैं बाय द एंटिटीज। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस जो है वो इंक्लूड नहीं करता है कॉस्ट ऑफ एनी अनऑथराइज्ड पर्सन की कॉस्ट जो है, अनऑथराइज पर्सनल की कॉस्ट जो है वो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर नहीं आती। रिकॉर्ड सेल्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है गुड्स को जो कि ऑर्डर किए गए हैं वैलिड कस्टमर्स के द्वारा एंड डिस्पैच एंड इनवॉइस भी बनाया गया है, उसका डिस्पैच भी कर दिया गया है और इनवॉइस भी बनाया गया है। कंप्लीटनेस क्या है? तो सारे ट्रांजेक्शन जो कि सपोर्ट की कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो भी सारे ट्रांजेक्शन्स दैट वेर सपोज सारे ट्रांजेक्शन्स जो भी सपोज किए गए हैं रिकॉर्ड करने के लिए वो रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ट्रांजेक्शन जो है वो कोई भी ओमिट नहीं किए गए हैं। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस जो होता है सारे पर्सनल्स का वो फुल्ली अकाउंट किया गया है और सारे जेन्युइन सेल्स जो है वो भी रिकॉर्ड किए गए हैं। कट ऑफ क्या होता है? सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट किए जो रिपोर्टेड हैं क्या उसको करेक्टली अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। कट ऑफ क्या है? सेपरेट असर्शंस है, क्योंकि जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होती है वेरीफाइड करने के लिए वो टिपिकली डिफरेंस होती है, मतलब उसके अंदर डिफरेंस होता है फ्रॉम दोज अप्लाइड टू द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्लीटनेस, यानी कंप्लीटनेस से इसको अलग किया जाता है। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड वो रिलेट करते हैं करंट अकाउंटिंग पीरियड के ही, यानी इसमें सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड के ही एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज किए गए हैं। सेल्स शैल इंक्लूड, सेल्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है डिस्पैच ऑफ द गुड्स जो कि किए गए हैं ईयर के अंदर, मेड एट द ईयर एंड तक जो भी डिस्पैच किए गए हैं वही सेल्स यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है बिलोंगिंग टू द रिलेवेंट पीरियड, जो कि रिलेवेंट पीरियड के हैं। मेजरमेंट क्या होता है? तो ट्रांजेक्शन जो कि रिकॉर्ड किए गए हैं एक्यूरेटली है वो एट देयर अप्रोप्रिएट अमाउंट जो उनकी है वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड की गई है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयर हैज़ बीन नो एरर, कोई भी एरर नहीं है प्रिपेयर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स या तो पोस्ट करने के लिए ट्रांजेक्शन्स या तो लेजर के अंदर जब भी पोस्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी एरर्स नहीं है। जो फिगर्स है वो एक्सप्लेन की जा रही है कि वहाँ पर कुछ भी मिस स्टेटेड नहीं है। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस जो है वो मेजर्ड किया गया है एंड कैलकुलेट किया गया है एक्यूरेटली। जो एडजस्टमेंट है टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स का वो भी करेक्टली रिकनसाइल्ड किया गया है एंड अकाउंट भी किया गया है उसका। सेल्स जो है वो भी रिकॉर्डेड किया गया है करेक्टली इन द बुक्स बेस्ड ऑन द इन्वॉइसेस। डिस्काउंट जो है वो भी प्रॉपर्ली एडजस्ट किया गया है और अकाउंट फॉर भी किया गया है उसको। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, ट्रांजेक्शन जो है वो क्लासीफाइड किया गया है एंड प्रेजेंट किया गया है फेयरली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रांजेक्शन जो इवेंट्स है वो भी अप्रोप्रिएटली सेग्रीगेटेड या तो डिसएग्रीगेटेड किया गया है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर अश्योरेंस जो होता है वो कंसिडर किया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट के दरमियान में, जब डिटरमाइन किया जाता है कि डिस्क्लोजर्स जो है वो कंप्लीट एंड एक्यूरेट होने चाहिए। डिस्क्लोजर्स जो हैं जो मोस्ट सस्पेक्टेबल होते हैं
टू द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट इसी के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। आर दोस रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट जजमेंट, इसके अंदर सिग्निफिकेंट जजमेंट लगता है कि कौन सा डिस्क्लोजर लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट भी किया जाता है इसके अंदर। ऑडिट टीम असेस करती है कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द डिस्क्लोजर by determining that the disclosure provide the information in the manner does not materially omit, यानी इसके अंदर डिस्क्लोजर के अंदर कुछ भी चीज़ें ओमिट नहीं की गई है, डिस्टॉर्ट नहीं की गई है, तो मिसलीड नहीं किया जा रहा है यूज़र्स को। वैसे होना चाहिए डिस्क्लोजर्स। डिस्क्रिप्शंस एंड जो डिस्क्लोजर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स होता है वो भी रिलेवेंट होता है इस अंडरस्टैंड करने के लिए, ईजी अंडरस्टैंड करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है वो फेयरली एलोकेट किए जाने चाहिए किसके बिटवीन में, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो कि इनकर्ड किए गए हैं इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ या तो एक्सपेंसेस बोलो, एंड कॉस्ट ऑफ द पर्सनल रिलेटिंग टू द सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट्स अदर देन द इन्वेंटरी, यानी इनके अंदर उनका सेग्रीगेशन प्रॉपरली किया जाना चाहिए। रेवेन्यू शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली, रेवेन्यू को डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेपरेटली। जो भी रेवेन्यू अराइज किया जाता है कहाँ से, सेल्स ऑफ द प्रोडक्शन, सेल्स ऑफ द सर्विस एंड अदर रेवेन्यू और रिकॉग्निशन से। बैलेंस शीट कैप्शंस कंपेयर बैलेंस शीट कैप्शंस कंप्राइजिंग बैलेंसिंग कैप्शंस के अंदर क्या आएगा, असेट लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी बैलेंस का देखते हैं यहाँ पर एग्जिस्टेंस। असेट लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी बैलेंस एग्जिस्ट कर रही है ना एट द पीरियड एंड। इन्वेंटरीज बैलेंस का एग्जांपल दिया जा रहा है यहाँ पर। इन्वेंटरीज जो है वो रिकॉग्नाइज की गई है इन द बैलेंस शीट, एक्चुअली क्या वो एग्जिस्ट कर रही है ना एट द पीरियड एंड। कंप्लीटनेस के अंदर क्या था, सारे एसेट लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी बैलेंस जो कि सपोज किए गए हैं रिकॉर्ड करने के लिए वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। इन्वेंटरीज़ का एग्जांपल है यहाँ पर, सारे इन्वेंटरीज जो भी हेल्ड किए गए हैं बाय द एंटिटी वो भी रिकॉर्ड होने चाहिए एंड रिकॉग्नाइज्ड किए जाने चाहिए अप्रोप्रिएटली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी इन्वेंटरी जो कि हेल्ड की गई है थर्ड पार्टी के पास ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटीज़ के बिहाफ पे, उसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेंटरीज़। यानी हमारी इन्वेंट्री अगर थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, कंपनी की इन्वेंट्री अगर थर्ड पार्टी के पास पड़ी है तो उसको भी इन्वेंटरीज़ के अंदर रिकॉर्ड करना चाहिए। इंक्लूडेड एज द पार्ट ऑफ द इन्वेंटरी बैलेंस, इन्वेंटरी हेल्ड बाय द एंटिटी एज अ कंसाइनी ब्रैकेट के अंदर ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टी दैट इज़ द कंसाइनर सेल बी एक्सक्लूडेड, मतलब वो सामने वाली पार्टी है वो अपनी इन्वेंटरी के अंदर इसको नहीं रखेगा, बल्कि जो कंपनी है जिसकी इन्वेंटरी है, जिसने भेजा है, जैसे जॉब वर्क के लिए बेचते हैं ना माल, वैसे तो कंपनी ने अगर जॉब वर्क के लिए या ऐसा कुछ भी माल भेजा है या तो फर्दर सेल करने के लिए माल भेजा है, तो वो जो भी माल होगा जो कि थर्ड पर्सन के पास पड़ा हुआ है वो कंपनी के इन्वेंटरी के अंदर आएगा, ना कि उस थर्ड पर्सन के इन्वेंटरी के अंदर आएगा। कट ऑफ क्या आएगा, वेदर ऑल द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज़ आर रिपोर्टेड इन द अप्रोप्रिएट पीरियड। इन्वेंटरी बैलेंस जो है एट द ईयर एंड वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होने चाहिए। सारे आइटम्स ऑफ द इन्वेंटरी पर्टेनिंग टू द रिलेवेंट ईयर, मतलब जो उस ईयर का ऑडिट कर रहा है उसी ईयर का सारे आइटम्स ऑफ द इन्वेंटरीज होने चाहिए, सेल बी इंक्लूडेड रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन मायने नहीं रखता है यहाँ पर। वैल्यूएशन देखते हैं तो असेट एंड लायबिलिटीज इक्विटी बैलेंस जो है वो भी वैल्यूड किए जाने चाहिए अप्रोप्रिएटली, दैट इज़ अमाउंट जो है जो कि रिकॉर्ड की जानी चाहिए अप्रोप्रिएटली। कोई भी ओवर स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, अंडर स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। इन्वेंटरीज जो कि रिकॉग्नाइज की जानी चाहिए एज़ पर AS2। यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट या तो NRV विच एवर इज लोअर के बेसिस पे करना चाहिए। एनी कॉस्ट दैट कुड नॉट बी रीजनेबली एलोकेटेड, कोई भी कॉस्ट जो कि रीजनेबली एलोकेटेड नहीं की गई है टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की कॉस्ट जो हो गई। एंड एनी एबनॉर्मल वेस्टेज अगर कोई है तो उसको भी एक्सक्लूड कर देना है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरीज। एंड एक्सेप्टेबल वैल्यूज बेसिस, एक्सेप्टेबल वैल्यूज बेसिस कौन सा होता है, फीफो हो गया, वेटेड एवरेज हो गया, एक्सेट्रा, उस बेसिस के ऊपर ही करना पड़ेगा रिकॉर्ड। हैज़ बीन यूज्ड फॉर वैल्यूएशंस ऑफ एन इन्वेंटरी एज एट द पीरियड एंड। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या हो गया, तो एंटिटी के पास राइट होता है, एंटिटी के पास राइट होना चाहिए असेट्स का। वेदर इसके अंदर क्या आएगा, वेदर जो एंटिटी है क्या वो ओन कर रही है, एंड लीगल टाइटल ऑफ द एसेट एंटिटी के पास ही है ना, एंड जो लायबिलिटीज़ होती है रिकॉग्नाइज, और
जो लायबिलिटीज़ जो भी होती है वो भी उसको भी प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज किया गया है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। एंड सारी एंटिटीज़ के ऑब्लिगेशंस जो रीपेमेंट के हैं वो भी गिवन डेट तक वो भी बराबर से रिकॉर्ड किए गए हैं ना, वो सब देखना होता है इसके अंदर। एंटिटी ओन कर रही है ना, इन्वेंटरीज़ का एग्जांपल के अंदर एंटिटी ओन कर रही है ना या तो कंट्रोल कर रही है ना इन्वेंटरी जो कि रिकॉर्डेड है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फिगर इन्वेंटरी के अंदर बताई गई है, क्या एंटिटी उसको ओन कर रही है, क्या उसको कंट्रोल कर रही है। एग्जाम्पल दैट इज़ यहाँ पर क्या क्या परचेज इन्वॉइसेस जो हैं वो भी मेड किए गए हैं क्लाइंट के नेम के ऊपर ही है ना, यानी कंपनी के नेम के ऊपर ही है ना। कोई भी इन्वेंटरी एड की जाती है बाय द एंटिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर एंटिटीज़, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया चाहिए एज अ पार्ट ऑफ एन इन्वेंटरीज ऑफ एन एंटिटीज़। यानी एग्जाम्पल के तौर पर कंसाइनमेंट एग्रीमेंट को भी चेक कर लेना पड़ेगा यहाँ पर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, वेदर जो पर्टिकुलर आइटम्स हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज किया गया है ना। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स का असर्शन जो होता है उसको कंसिडर किया जाना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के कोर्स के दरमियान में ही इसको किया जाता है, जहाँ पर डिस्क्लोजर्स आर कंप्लीट एंड एक्यूरेट ये देखा जाता है। और डिस्क्लोजर्स जो है वो मोस्ट ससेप्टेबल होते हैं मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स को, यानी इसके अंदर हो सकता है कि मिस स्टेटमेंट्स होंगे, यानी इसी में मिस स्टेटमेंट मिलते हैं। आर दोज आर रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट जजमेंट, इसके अंदर सिग्निफिकेंट जजमेंट लगता है, इसलिए यहाँ पर डिस्क्लोजर्स के अंदर ही ज़्यादातर क्या मिलता है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट मिलते हैं। एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट भी होता है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा मटीरियल मिस स्टेटमेंट मिलते हैं। ऑडिट टीम्स को असेस करना पड़ेगा कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द डिस्क्लोजर्स बाय डिटरमाइनिंग, कैसे वो करेगी, डिटरमाइन करके डिस्क्लोजर्स जो प्रोवाइड किए गए हैं इन्फॉर्मेशन इन द पैनल जस्ट नॉट मटीरियली ओमिटेड, यहाँ पर कुछ भी मटीरियली ओमिट नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रॉट नहीं होना चाहिए या तो मिसलीड नहीं होना चाहिए टू द यूज़र। जो बैलेंस है वो भी अप्रोप्रिएटली सेग्रीगेट किया जाना चाहिए या तो डिसेग्रीगेट किया जाना चाहिए। जो रिलेटेड डिस्क्लोजर है वो भी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। एग्जाम्पल दिया गया है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो भी फेयरली अलोकेट किए जाने चाहिए बिटवीन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकर्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मतलब ये भी जो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के एक्सपेंसेस है इसको भी प्रॉपर्ली बांटना है, ऑपरेशंस के अंदर बांटना है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर बांटना है। कॉस्ट ऑफ द पर्सनल रिलेटिंग टू एनी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट या तो अदर इन्वेंटरीज इसके अंदर बांटना है। एग्जाम्पल 2 के अंदर क्या दिया गया है, तो देखना है वेदर के जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है उसका भी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है ना, एज़ पर AS 18 से रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के हिसाब से। एग्जाम्पल 3 देखा है कि शेयर कैपिटल का अगर कोई रिकन्सिलेशंस है ऑफ द नंबर्स ऑफ द शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, तो वो भी देख लेना है, उसका भी प्रॉपर क्या किया गया है, डिस्क्लोजर किया गया है ना, वो देख लेना है। शेयर कैपिटल देखते हैं, शेयर कैपिटल के अंदर क्या देखना है, तो पीरियड एंड बैलेंस को कंपेयर करना है, बैलेंस जो भी अपीयर्ड है इन द प्रीवियस ईयर्स। अगर कोई भी चेंज नहीं है तो कंफर्मेशन ले लीजिए CS से, अगर चेंज है तो देखना है क्या वो चेंज जो है वो विद इन द लिमिट ऑफ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल्स जो कि MOE के अंदर है वैसा ही है ना, उतना ही है ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा MOE, कंसिडर करना पड़ेगा रिजोल्यूशन कॉपीज़ किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एंड शेयर होल्डर्स की, जो भी रिजोल्यूशन पास किए गए हैं उसकी कॉपीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा। जो भी कौन से रिजोल्यूशन होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स के रिजोल्यूशन जो भी पास किए गए होंगे। फ्रेश इश्यूज़ को देखना पड़ेगा, अगर फ्रेश इश्यूज़ तो है तो वो कंसिडर करना पड़ेगा कि वो एज़ पर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से है ना, वेदर जो रिटर्न ऑफ द अलॉटमेंट फाइल किया गया है ना, वेदर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है क्या उसको मीट किया गया है, कंप्लाइंट किया गया है ना, मिनिमम एप्लीकेशंस मनी जो होती है क्या उसको भी कंप्लाइंट किया गया है ना, वो भी रिसीव हो चुकी है ना, वो भी देख लेना है। सेपरेट बैंक अकाउंट भी बनाया है ना, कैप कराया है ना, जिसके अंदर अमाउंट कैप करनी होती है हमको। पेमेंट ऑफ द अंडर राइटिंग कमीशंस एज़ पर सेक्शन 40 के हिसाब से है ना, वेदर शेयर्स जो है वो अगर शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पर दिए जा रहे हैं एक्सेप्ट सेक्शन 53, ये भी देखना है कि जो शेयर्स है क्या वो डिस्काउंट पे तो नहीं दिए जा रहे हैं ना, एक्सेप्ट सेक्शन 53 को छोड़ के, क्योंकि शेयर्स डिस्काउंट पे देना वो वॉइड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये भी चेक कर लेना है ऑडिटर को। शेयर्स इश्यूड फॉर द कैश, सेल्स कोई भी इशू किए गए हैं वो कितने शेयर्स कैश के ऊपर इशू किए गए हैं, या तो देखना है कि कितने शेयर्स अदर दैन द कैश इशू किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्रमोटर्स या तो अंडर राइटर्स को दिए जाते हैं। सेबी के रेगुलेशंस एंड द गाइडलाइंस को भी कंप्लाइंट किया गया है ना। वेदर ये भी देखना है कि फॉर्म SS7 जो है वो भी फाइल किया गया है ना, अगर इंक्रीज़ किया जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल के अंदर। वेदर ये भी देख रहा है कि जो फॉर्म है PAS3 जहाँ पर इंक्रीज़ किया जा रहा है पेड अप कैपिटल्स, तो वो भी प्रॉपर्ली फाइल किया गया है ना।
ये भी देखना है कि फॉर्म जो है FCGPR वो भी फाइल किया गया है ना RBI के पास FDI के लिए। जो FDI होती है उसके अंदर FCGPR फॉर्म फाइल करना होता है। ये किसको फाइल करना हो, NR मतलब नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स होते हैं, उन लोगों के लिए फाइल करना पड़ता है कंपनी को RBI के पास। RBI को फाइल करना पड़ता है कंपनी के RBI को फाइल करना पड़ता है ये फॉर्म FCGPR। अगर कंपनी के कोई शेयर होल्डर्स हैं जो कि नॉन रेसिडेंट्स हैं, जिन FDI जिन्होंने कराई है, उन लोगों के लिए ये फॉर्म होता है और कंपनी के इसको फाइल करना होता है किसके पास, RBI के पास। यहाँ पर क्या FCGPR का मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न। वेरीफाई करना है कि जो नंबर्स ऑफ द सिक्योरिटीज़ इश्यू की गई है वो भी प्रॉपर है ना, कंप्लाइट कर रहा है ना, प्लस बाय इश्यू प्राइस भी जो है वो भी उसको भी वेरीफाइड करना है। इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल्स, फीस एंड स्टैम्प ड्यूटी पेड टू द MCAs, कि प्रॉपरली पे करी है ना स्टैम्प ड्यूटी एंड जो शेयर कैपिटल की फ़ीस है वो। शेयर इश्यू एट प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है, तो अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। सेक्शन 52 ट्रांसफर्ड, जो भी अमाउंट रिसीव की गई है एज अ प्रीमियम टू द सेपरेट अकाउंट्स एंड स्टेट द पर्पस फॉर विच द अमाउंट कैन बी अप्लाइड। यानी ये सेक्शन 52 के हिसाब से जो भी अमाउंट जो रिसीव की गई है प्रीमियम के तौर पे, उसको सेपरेट अकाउंट के अंदर कैप्ट करना है एंड पर्पस भी बताना है कि ये किस पर्पस के लिए अप्लाइड होगी। अगर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, अगर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो यूज्ड किया जाता है कोई भी अदर पर्पस के लिए, तो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू द रिडक्शंस ऑफ द कैपिटल शिल बी अप्लाइड। यानी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू द रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल्स वो अप्लाइड हो जाएगा, अगर अदर देन जो भी पर्पस के लिए रेस किया गया था उससे अदर के लिए यूज़ किया तो। कैन बी अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, कौन से पर्पस दिए गए हैं, इश्यू करना है अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज अ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। यानी कि ये जो पर्पस होता है शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये जो पर्पस होता है सिक्योरिटी प्रीमियम का, कौन से पर्पस के लिए वो यूटिलाइज़ किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो पहला पर्पस बोला गया है, इशू करना है अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज अ फुल्ली पेड अप बोनस, यानी बोनस शेयर्स देने के लिए काम में आता है। राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए काम में आता है। राइटिंग ऑफ करने के लिए एक्सपेंसेस या तो कमीशंस उसके लिए काम में आता है जो कि पेड किए गए हैं, या तो डिस्काउंट जो भी अलाउड किए गए हैं, या तो कोई भी इश्यू किए गए हैं शेयर्स, या तो डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। इन लोगों के लिए यहाँ पर राइटिंग ऑफ करने के लिए काम में आता है। प्रीमियम पेबल्स ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या तो एनी डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, इसके अंदर भी काम में आता है ये। फॉर द पर्पस ऑफ इट्स ओन शेयर्स अदर सिक्योरिटीज़ अंडर द सेक्शन 68, यानी बायबैक के लिए भी ये काम में आता है। ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि जो प्रीमियम अमाउंट है जो रिसीव्ड हुई है ऑन द शेयर्स, अगर कोई है तो वो ट्रांसफ़र्ड की होनी चाहिए टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट के अंदर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर ये जो भी प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड हुई है ये ट्रांसफ़र हुई होनी चाहिए। एंड वेदर जो एप्लीकेशंस होती है, एनी अमाउंट आउट ऑफ द सेड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट ओनली फॉर द पर्पस मेंशन अबाउट, यानी इसको यूटिलाइज कैसे करना है, जो भी पर्पस दिया गया है ऊपर उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। उससे अदर के लिए अगर यूटिलाइज किया तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ द कैपिटल अप्लाइड हो जाएगा। प्रोविजन से होता है एक्ट का, रिडक्शन ऑफ द कैपिटल वो अप्लाइड हो जाएगा। शेयर इश्यूड एट अ डिस्काउंट, सेक्शन 53, इश्यू ऑफ द शेयर्स एट अ डिस्काउंट प्राइस वो वॉइड होता है। कंपनी जो है वो इश्यू करती है शेयर्स डिस्काउंट के ऊपर। एक्सेप्शंस इसके अंदर दिया गया है कि दो ही एक्सेप्शंस है जब कंपनी डिस्काउंट के ऊपर शेयर इशू कर सकती है। पहला क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो कि सेक्शन 54 के अंदर कवर होता है, और शेयर एट अ डिस्काउंट क्रेडिटर्स डेट कन्वर्ट इनटू द शेयर्स, यानी कि अगर कोई डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम होती है RBI के गाइडलाइन के हिसाब से,
तो उसके अंदर कंपनी कर सकती है इसको शेयर्स इश्यू कर सकती है डिस्काउंट के ऊपर। क्रेडिटर्स जो होते हैं उनको क्रेडिटर्स जो होते हैं डेट कन्वर्जन इनटू द शेयर्स, उनको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, शेयर्स के अंदर। कंपनी अगर फेल हो जाती है कंप्लाइट करने के लिए तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो सब लायबल होंगे पेनल्टी के लिए। कितना, एक्सटेंड अप टू द अमाउंट रेज्ड, यानी जितनी भी अमाउंट उन लोगों ने रेज की है वो, या तो 5 लाख रुपये विच एवर इज़ लेस। एंड जो कंपनी है वो लायबल होती है रिफ़ंड के लिए सारी मनीज़, यानी कंपनी को रिफ़ंड कर देना पड़ेगा सारी मनीज़ जो भी उसने रिसीव की गई है इन शेयर्स को इश्यू करके, प्लस बाय जो इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू, वो भी पे करना पड़ेगा कंपनी को। ऑडिटर जो है वो वेरीफाइड करेगा, क्या वेरीफाई करेगा, मूवमेंट ऑफ द शेयर कैपिटल वेरीफाइड करेगा डिस्काउंट कोई दिया गया है, डिस्काउंट पे अगर कोई भी इश्यू किए गए हैं शेयर्स तो कैसे वो देखेगा, ये रीड करके मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स को एंड देखेगा वो एज़ पर सेक्शन 54 के हिसाब से ही है ना, अगर किए गए हैं तो वेरीफाई करेगा, इश्यू करेगा एट अ डिस्काउंट टू द क्रेडिटर्स। मतलब ये भी वेरीफाई करेगा कि अगर कोई ऐसे शेयर्स इशू किए गए हैं तो वो डिस्काउंट टू द क्रेडिटर्स के लिए इशू किए गए हैं ना, मतलब यहाँ पर डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के हिसाब से ही किए गए हैं ना। इश्यू करना है ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर्स देखेगा सेक्शन 54। मीनिंग क्या है, तो इक्विटी शेयर्स जो कि इश्यू किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा टू द एम्प्लॉयज़ या तो डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट फॉर द कंसिडरेशन अदर देन द कैश। मतलब यहाँ पर शेयर्स दिए जाते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़ को या तो डायरेक्टर्स को डिस्काउंट के ऊपर कंसिडरेशन लिया जा सकता है या तो कंसिडरेशन नहीं लेके भी दिया जाता है, अदर देन द कैश भी दिया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग द नो हाउ। किसके लिए उन लोगों ने प्रोवाइड किया है नो हाउ, उस वजह से उनको दिए जाते हैं। या तो मेकिंग द अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR को अवेलेबल करा है इसलिए दिए जाते हैं, या तो वैल्यू एडिशंस के लिए दिए जाते हैं। वेरीफाइड करना है क्लास ऑफ द शेयर्स जो कि ऑलरेडी इशूड किए गए हैं, प्लस जो भी कंडीशंस हैं नीचे दी गई वो सब को फॉलो किया गया है ना, वो देखना है। सॉरी यहाँ पर कंडीशन नीचे दी गई नहीं है, जो भी कंडीशंस जो भी होती है इसकी उसको भी फॉलो किया गया है ना, वो सब यहाँ पर देखना है सिर्फ। ऐसा जो है स्पेशल रिजोल्यूशंस पास किया गया है तो ऑडिटर को चेक करना है, स्पेसिफाइड करना है कि स्पेशल रिजोल्यूशंस के अंदर क्या है, स्पेसिफाइड करना है उसको, नंबर्स ऑफ द शेयर्स स्पेसिफाइड करना है, करंट मार्केट प्राइस देखना है, उसके कंसिडरेशंस में अगर दिया गया है तो वो देखना है, क्लास ऑफ द एम्प्लॉयज़ कौन से क्लास के एम्प्लॉयज़ को दिया गया है वो देखना है, डायरेक्टर्स को दिया गया है तो डायरेक्टर्स को देखना है, कौन से डायरेक्टर्स को दिया गया है वो देखना है, लिस्टेड अगर है तो सेबी का रेगुलेशंस को कंप्लाइट किया गया है कि नहीं वो देखना है, अगर लिस्टेड नहीं है तो रूल्स को कंप्लाइट किया गया है वो देखना है। एज़ पर सेक्शन 54 सूट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो रैंक करते हैं परी पासु विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। परी पासु का मतलब होता है उनके पास सेम राइट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि एक इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, सेम राइट रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस होती है।